हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स है ये सेशन। हिंदी मीडियम में आप देख पा रहे हो। इंग्लिश का सेशन भी हम लोग डालते हैं। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो अपलोडेड, दैट इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, दैट इज एक्चुअली रिकॉर्डेड primarily for our students from southern India, primarily for our students from north east India। ये सेशन बाइलिंगुअल है। क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में हर हाल में आएंगे। आप देख लेना, ये बहुत टाइम लगा के सिलेक्ट किया है, तो आपसे एक लाइक का एक्सपेक्ट तो मैं जरूर करूंगी कि आप एक लाइक जरूर देंगे वीडियो को। तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा विद्या गुरु के, अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन प्रेस कर लो, जो बिल्कुल सब्सक्राइब बटन के साथ में ही होता है। इससे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते रहते हैं। चलिए अभी तो मैं स्टार्ट करती हूँ पहले क्वेश्चन से। बस अगर पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो भी देख लीजिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आपका मिस हो जाएगा। क्वेश्चंस हर हाल में आएंगे, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन, जीडीपी ग्रोथ रेट। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट की ही बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है हम लोग। तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट, यहां पर हम क्वार्टर की भी बात कर रहे हैं और हम फर्स्ट हाफ की भी बात कर रहे हैं। मतलब हम कह रहे हैं कि सेकेंड क्वार्टर में जीडीपी क्या एनएसओ ने बताया और क्या बताया जीडीपी ग्रोथ रेट फर्स्ट हाफ का, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, 6 मंथ्स की बात हम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अब फोकस्ड हो जाइएगा। जीडीपी ग्रोथ रेट इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22, जुलाई टू सितंबर के क्वार्टर की बात हम कर रहे हैं, 8.4% बताया है। एनएसओ जो बोल रही हूं, पहले वो देखिए, एनएसओ जो है वो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ है, इसने बताया है कि 8.4% जो सेकेंड क्वार्टर है वो जुलाई से सितंबर वाला 2021-22 वाले फाइनेंशियल ईयर की ही बात हम कर रहे हैं, उसमें 8.4% का जीडीपी बताया है, जीडीपी ग्रोथ रेट बताया है। ठीक है, अब अगले में देखिए जीडीपी ग्रोथ रेट। अब फर्स्ट हाफ की बात हम करते हैं, फाइनेंशियल ईयर 21-22 की ही बात हो रही है। वो क्वार्टर था, ये क्या है, फर्स्ट हाफ है, ये 6 महीने हैं। तो यहां पर अप्रैल से सितंबर वाले फर्स्ट हाफ की बात हो रही है। अप्रैल से सितंबर 13.7% जीडीपी एनएसओ ने बताया है। याद रखिएगा, ग्रोथ रेट याद रखनी है आपको पक्का से, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हर हाल में आते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई भी किताब अगर न्यूज में हो और वो किसी भी रीजन से फेमस हो गई हो, अगर वो फेमस हो गई है तो वो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा है ना। अगर मैं सलमान की बात करूं, इन्होंने एक किताब लिख दी सनराइज ओवर अयोध्या, अब ये नेशनहुड इन आवर टाइम्स। यहां पर ये किताब जो थी डिस्प्यूट में थी, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम भी हो गया था। ऐसी किताब एग्जाम में पूछी जाएगी, सोच समझ की किताबें डाली हुई हैं, एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है। बिलीव मी, क्वेश्चंस हर हाल में आएंगे, आप देख लेना, एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। पहली बात मैंने क्या कहा, लाल सलाम स्मृति ईरानी की किताब है, आप जानते हैं यूनियन मिनिस्टर है स्मृति ईरानी। तो लाल सलाम किताब लिखी है स्मृति ईरानी ने, हर हाल में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन सलमान खुर्शीद वाला। सलमान खुर्शीद की किताब मैंने क्या कहा, डिस्प्यूट में थी, सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। प्लीज याद रखिए कि अगर कोई भी किताब डिस्प्यूट में है, आने की पॉसिबिलिटी समझ लीजिए बढ़ गई, तो सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या हर हाल में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजन गोगोई। आपको इनका नाम, आपको इनकी शक्ल याद है, फोटो लगाई है, चीफ जस्टिस थे ये अभी हमारे, आपको ये याद होगा प्रीवियसली, मतलब। तो रंजन गोगोई जो है, इन्होंने किताब लिख दी जस्टिस फॉर द जज। तो जस्टिस फॉर द जज उन्होंने किताब लिख दी, ऑटोबायोग्राफी एक्चुअल में लिखी है उन्होंने। आपसे अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि रंजन गोगोई की ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए, तो ये नाम है जस्टिस फॉर द जज। हर हाल में तीनों किताबें एग्जाम में आने लायक। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है। अच्छा, साइक्लोन जवाद ओवर बे ऑफ बंगाल। अब यहां पर ये खूबसूरत सी, बहुत ही खूबसूरत सी पिक्चर लगी हुई है, जरा इसे देखिए। अब यहां पर जो है ये नाम किसने दिया, जवाद नाम जो है वो किसने दिया, सऊदी अरेबिया ने नाम दिया। हम कह रहे हैं, आप इसे जवाद पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जवाद है इसका इसको ऐसे बुलाया जा रहा है, तो सऊदी अरेबिया ने इसका नाम दिया। आप जब बहुत जगह पे जाकर के चेक करते हो तो आपको दिखाई देते हैं एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स।
एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमने क्या किया, यहां पर मीनिंग डाल दिए कि कहीं पे जेनरस लिखा हुआ है, जवाद का मतलब कहीं पे काइंड लिखा हुआ है, कहीं पे मर्सीफुल लिखा हुआ है, कहीं पे बाउंटीफुल रेन लिखा हुआ है। कहने का मतलब कुछ भी आ जाए हम जवाद को ही रेफर कर रहे होंगे, ये इसका मीनिंग है। सऊदी अरेबिया ने इसका नाम दिया और हम कह रहे हैं साइक्लोन जवाद ने लैंडफॉल जो किया है, मतलब जब वो पहुंचा है लैंड पे हिट किया, हम कह रहे हैं पूरी उड़ीसा की बात हम कर रहे हैं, ये वाला एरिया है। और स्टेट्स जो अफेक्ट हुई हैं जवाद के आने से, तो पहले उड़ीसा है, फिर वेस्ट बंगाल है और फिर आंध्र प्रदेश है। कोस्टल लाइन है, आप जानते हैं कोई साइक्लोन आता है तो इन एरियाज तक अगर पहुंच रहा है, आपको उन एरिया का नाम, उन एरियाज का नाम याद रखना पड़ेगा, उन स्टेट्स का। उड़ीसा बताया मैंने, वेस्ट बंगाल बताया मैंने और आंध्र प्रदेश बताया है। हर हाल में जवाब याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए मैं हर बार पॉइंट्स में पढ़ाने की कोशिश करती हूं, अगर आप वो पॉइंट्स लिखते नहीं हो फायदा नहीं होगा। इस वाले वीडियो में से कम आपके हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको ये अश्योरेंस दे रही हूं, पक्का बोल रही हूं मैं आपको ये सारा का सारा वीडियो देखना पड़ेगा, आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते हो। अगर वो लास्ट क्वेश्चन भी है तो आप देख लेना, एग्जाम में आएगा, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहला। अब जब मैं ये अगले क्वेश्चन की बात कर रही हूं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की बात कर रहे हैं हम, बार बार इंदौर 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 चलता रहता है। बार बार इंदौर इसलिए चलता रहता है क्योंकि 5वीं बार इन अ रो कंसेक्यूटिवली 5वीं बार इंदौर जो है टॉप कर रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भी किया तो 5वीं बार हो गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं, नंबर 2 सूरत है। सूरत गुजरात में है, हम जानते हैं। इंदौर मध्य प्रदेश में है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर। तो नंबर 1 स्टेट देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण सिर्फ क्लीनलीनेस की तो बात कर ही रहा है, लेकिन उसमें वो स्टेट्स के बाद, मतलब ये जो सिटीज जो उन्होंने बताई हैं इनके बाद यहां पर बात हो रही है कि नंबर 1 स्टेट वो वाली नंबर 1 स्टेट जिसमें 100+ अर्बन लोकल बॉडीज हैं। देखिए साइज की बात हो रही होगी, अगर अर्बन लोकल बॉडीज 100+ हैं तो बड़ा हो गया, अगर 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज हैं तो हम कह रहे हैं छोटा हो गया होगा। तो हम कह रहे हैं जिस स्टेट में 100+ अर्बन लोकल बॉडीज हैं उस स्टेट में नंबर 1 कौन सा कैटेगरी में, उसमें छत्तीसगढ़। हमने कहा अगर 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज वाला स्टेट उस कैटेगरी में टॉप करने वाला वो है झारखंड। ध्यान से देखिए अब क्या है, बेस्ट गंगा टाउन। बेस्ट गंगा टाउन जो है वो इस कैटेगरी में कानपुर। बेस्ट गंगा टाउन इस कैटेगरी में टॉप करने वाला कौन, कानपुर। देखिए ना गंगा बह रही है, बहुत सारे टाउन से होके निकल रही है, तो जो कह रहे हैं हम बेस्ट वहां पर किस कैटेगरी में, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में, तो हम कह रहे हैं वहां वो कौन, कानपुर है वो बेस्ट गंगा टाउन। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अच्छा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करने हैं। अब आप यहां पे कुछ पिक्चर देखिए और पता लगाइए। अब यहां पर हम एक ब्रिज की बात कर रहे हैं। जब भी देखिए ब्रिज बनना स्टार्ट हो गया, ब्रिज बन रहा है, ब्रिज बन के तैयार भी हो जाएगा एक दिन, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर न्यूज में ये बात आ जाए कि ये इस ब्रिज के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आ जाए तो समझ लीजिए वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो फिर से बात होने लगी इस ब्रिज के बारे में, बन रहा है। तो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे पियर ब्रिज, ठीक है, हम पियर ब्रिज कह रहे हैं। तो जो ब्रिज है जिसके नीचे पिलर्स हैं, जो पिलर्स के ऊपर खड़े हुए ब्रिज हैं, ये उन्हें पियर ब्रिज बोल रहे हैं। कह रहे हैं उसमें से हाइट जो है 141 मीटर्स हाई, मतलब इतना ऊंचा ब्रिज जो है वो बनाना, आप देखिए ना कितना मुश्किल है। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट, अगर वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बन जाएगा इंडिया में तो इंडिया का तो टॉलेस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। तो मैं ये कह रही हूं कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे पियर ब्रिज जो है 141 मीटर ऊंचा बनने वाला है रिवर इजाई पे। किस पे, रिवर इजाई पे। अगर रिवर इजाई की बात हमने कर दी तो हम मणिपुर की बात करने लगे। मणिपुर में बनने वाला है, आने वाला है। तो याद रखिएगा हर हाल में रिवर इजाई मणिपुर 141 मीटर ऊंचा, हमने कहा वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फाउंडेशन स्टोन ऑफ नोएडा इंटरनेशनल लेड एट जिवार। जिवार यूपी में है, पहले ये याद रखिए। दूसरा ये याद रखिए कि हम बात क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यहां पे
बहुत सारी चीजों का शिलान्यास होने लगा, बहुत सारी चीजें जो है उनका फाउंडेशन स्टोन रखा जाने लगा। तो यहां पर अब हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करने लगे कि नोएडा में कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखी गई। तो जेवार यूपी की बात हम यहां पे कर रहे हैं कि यहां पर ऐसा हुआ। फिर हम कह रहे हैं क्लेम टू बी एशियाज लार्जेस्ट, इसी एयरपोर्ट की बात हम कर रहे हैं कि ये जब बन जाएगा तो एशिया का लार्जेस्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेट टू हैव 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स यूपी। ये भी याद रखिएगा कि आप देखिए स्टेट्स जानते हैं, आपने कहा इतनी स्टेट्स हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं इतनी यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन वो तो क्वेश्चन ही कुछ और पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कौन सी स्टेट है जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, तो आंसर होगा उसका यूपी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, स्टेट ही इतना बड़ा है और इतना डेवलप्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनॉग्रेशंस एंड यहां पर हम बात कर रहे हैं लॉन्चेस की। अब किसका इनॉग्रेशन और किसका लॉन्च, यहां पर आपको दिख रहा होगा, मैं इसे पढ़ रही हूं मां शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी, मां शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी। पहले यहां पे देखिए, फाउंडेशन स्टोन ऑफ मां शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी लेड इन सहारनपुर यूपी। पहले सहारनपुर बोलेंगे तो यूपी आप एसोसिएट कर लेंगे कि सहारनपुर है तो यूपी की बात हम कर रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया जा रहा है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी, पिक्चर में भी देखिए मां शाकंभरी देवी जो है वो विश्वविद्यालय सहारनपुर यहां पर लिखा आएगा। तो यहां पे याद रखिए इसका नाम सहारनपुर यूपी की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो फोटो है, जो पिक्चर है, रानी गार्डन लियू की है। किसकी है? रानी गार्डन लियू की है। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थी है। अब जो बात कर रहे हैं वो पढ़िए, फाउंडेशन स्टोन रखा गया किस चीज का, हम कह रहे हैं रानी गार्डन लियू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। कहां पर? मणिपुर में। तो याद रखिए क्योंकि बिलोंग करती थी जहां से, वहां पर उनकी याद में कुछ बनाया जा रहा है। तो रानी गार्डन लियू फ्रीडम फाइटर, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, मणिपुर में बनाया गया म्यूजियम। अगला क्वेश्चन देखिए, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स। अब यहां पर सब में से पहले आप देख लोगे पराग अग्रवाल, और बहुत जगह पढ़ भी चुके होंगे आप कि ट्विटर के नए सीईओ भी इंडियन है। तो पढ़िए, खुश होइए, पराग अग्रवाल जो हैं ट्विटर के नए सीईओ बन गए हैं। ये जो आप क्वेश्चन पसंद कर रहे थे, मैंने सब में से पहले वही पढ़ा दिया। तो पराग अग्रवाल देख पा रहे हैं आप उनकी फोटो। ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, हम पढ़ रहे हैं यहां पर मैग्डलेना एंडरसन। अब ये क्या इनके बारे में पढ़ाने वाली हूं मैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की है ये। कौन? मैग्डलेना एंडरसन जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की है। अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट बात ये हुई है कि स्वीडन में पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है। स्वीडन में पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है जिनका नाम मैग्डलेना एंडरसन है, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की है। ये याद रखना है, पहली बनी है इसलिए और इंपॉर्टेंट है। स्वीडन की है, फोटो वहां लगी है, थोड़ा एसोसिएट करिए, देखिए और याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। आप सीबीआईसी के नाम से इसे शायद जानते होंगे। तो सीबीआईसी में हम कह रहे हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और जो सी है वो कस्टम्स है, उसके चेयरमैन बने हैं विवेक जौहरी। तो पराग अग्रवाल, विवेक जौहरी और मैग्डलेना एंडरसन, तीनों का नाम इंपॉर्टेंट है। आप खुद पता लगा सकते हो, अगर आप थोड़ी भी तैयारी करते हो। ध्यान से समझना कि कोई भी क्वेश्चन आप स्किप तो कर ही नहीं सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं रीनेम की। तो किसको रीनेम किया है? हबीबगंज स्टेशन को। तो हबीबगंज स्टेशन को रीनेम किया। रीनेम करने पे रानी कमलापति स्टेशन, जी यही नाम है, रानी कमलापति स्टेशन। बात हम कर रहे हैं कि इज लोकेटेड इन भोपाल एमपी। याद रखिए, रानी कमलापति स्टेशन जो है वो कहां पर है? हम कह रहे हैं भोपाल में है, एमपी में है। अब जो हबीबगंज स्टेशन था उसे रीनेम करके रानी कमलापति स्टेशन किया गया है। तो आपको ये पहली चीज याद रखनी है। दूसरा आपको याद रखना है टू बी इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन।
तो ऐसा याद कर लीजिए, बट वो बहुत सिग्निफिकेंट है कि भोपाल है एमपी में, भोपाल में आएगा ये स्टेशन। किसकी बात हम कर रहे हैं, मतलब ये स्टेशन का नाम चेंज हो गया, तो हबीबगंज से क्या बन गया, अब ये रानी कमलापति स्टेशन हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड क्लास सेंटर क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा वो, ठीक है। तो आगे बढ़िए, अब यहां पर तो पतलमानी स्टेशन जो है इंदौर एमपी में, इसका भी नाम बदल दिया गया, नाम बदल के तात्या मामा स्टेशन कर दिया गया। तात्या मामा जो है ये तात्या भील को, तात्या मामा स्टेशन जो है ये एक्चुअल में तात्या भील जो है उन्हें ऑनर करने के लिए नाम चेंज किया गया है। आपको बता दूं, ब्रिटिश जो थे, जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, तो वो इन्हें ठीक नहीं समझते थे, लेकिन इंडिया में ट्राइबल्स के लिए ये हीरो थे। एक्चुअल में ये ट्राइबल्स के रॉबिन हुड थे, मतलब आप ये समझिए, तो इतना इंपॉर्टेंट फिगर थे ये इंडियंस के लिए। अब ब्रिटिश तो नहीं ठीक समझेंगे इन्हें इस बात पे, तो तात्या भील जो है ट्राइबल्स के हीरो, इन तात्या भील को ऑनर करने के लिए तात्या मामा स्टेशन का नाम कर दिया गया। याद रखिएगा, क्योंकि जब नाम बदला जाता है तो कोई इंपॉर्टेंट फिगर के नाम पे नाम रखा जाता है, तो नाम आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या बात चल रही है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, बैंकिंग और फाइनेंस की कुछ न्यूज जरा देखते हैं कि किसने क्या किया। अब जरा पहला क्वेश्चन पढ़िए। आरबीआई गिव्स एलआईसी अप्रूवल, आरबीआई एलआईसी को अप्रूवल दे रहा है। किस चीज का अप्रूवल दे रहा है, एलआईसी ने अपना स्टेक जो है एक्चुअल में बढ़ा करके 9.99% कर दिया। किसमें, कोटक महिंद्रा बैंक में। कोटक महिंद्रा बैंक है तो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि उन्हीं का ही स्टेक होगा, कोई और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का भी तो स्टेक उसमें हो सकता है ना। एलआईसी का कुछ स्टेक था, प्रीवियसली कितना था आपको नहीं जानना है। आरबीआई ने अप्रूवल दिया है, आरबीआई गिव्स एलआईसी अप्रूवल टू डू व्हाट, टू इंक्रीज इट्स स्टेक। एलआईसी का स्टेक बढ़ाना है, एलआईसी को अपना स्टेक बढ़ाना है कोटक महिंद्रा में, और कितना कर दिया, 9.99% कर दिया। याद रखिए, एलआईसी ने अपना स्टेक कोटक महिंद्रा बैंक में। अगला क्वेश्चन, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर अलाउड बाय आरबीआई टू ऑनबोर्ड न्यू कस्टमर्स डाइनर्स क्लब। कभी कोई कार्ड है या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मना कर दिया जाता है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई अब तुम और कस्टमर्स नहीं ला सकते हो, तो फिर दोबारा से परमिशन भी मिल जाती है कभी कभी। तो यहां पर डाइनर्स क्लब की बात हो रही है। क्या बात चल रही थी, जरा सुनिए। बात ये चल रही थी कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर कौन सा, डाइनर्स क्लब, अब इसको परमिशन दे दी गई है। दोबारा हम कह रहे हैं कि आरबीआई ने दे दी है परमिशन कि ऑनबोर्ड कर ले न्यू कस्टमर्स को, तो अब ये न्यू कस्टमर्स ला सकते हैं। डाइनर्स क्लब पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, किसने परमिशन दी है, आरबीआई ने परमिशन दी है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगले क्वेश्चन में, बैंक टू पार्टनर विद अदानी कैपिटल फॉर को लेंडिंग टू फार्मर्स, एसबीआई की न्यूज यहां पे चल रही है। तीनों बातें, चाहे वो यू ग्रो की बात करिए या कैप्री ग्लोबल की बात करिए, अदानी कैपिटल की बात करिए, तो यहां पर फार्मर्स को लोन देना है, ठीक है। एसबीआई तो दे ही रहा है, साथ ही साथ को लेंडिंग कौन कर रहा है, को लेंडिंग, लेंड करना, लोन देने वाली बात हो रही है। लोन देने वाली बात लेंडिंग होती है, तो हम कह रहे हैं को लेंडिंग कर रहा है। कौन को लेंडिंग कर रहा है, अदानी कैपिटल्स और एसबीआई मिल करके फार्मर्स को लोन देने की बात कर रहे हैं। तो ये यहां पर ये बात चल रही है, पार्टनर किया है अदानी कैपिटल ने। ध्यान से नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। फिर एक एमओयू साइन हुआ एमएसएमई लेंडिंग के लिए। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात हो रही है। लोन ही हर प्रकार के मिलते रहते हैं, तो यहां पर बात चल रही है कि एमओयू फॉर एमएसएमई लेंडिंग बिटवीन कैप्री ग्लोबल कैपिटल एंड एसबीआई। एसबीआई और कैप्री ग्लोबल के बीच में हम कह रहे हैं, कैप्री ग्लोबल कैपिटल है एक ऑर्गेनाइजेशन और एक है एसबीआई। अब ये टीम अप कर रहे हैं, किसके लिए टीम अप कर रहे हैं, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है, किसके लिए, एमएसएमई लेंडिंग के लिए। तो एमएसएमई को लोन दिया जाएगा, ये दोनों मिलकर के लोन देने वाले हैं एमएसएमई को, ठीक है। अग्रीमेंट फॉर एमएसएमई लेंडिंग बिटवीन यू ग्रो कैपिटल एंड एसबीआई। फिर मैंने क्या कहा, एमएसएमई लेंडिंग पे एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, और हमने ऊपर क्या पढ़ा था, एमएसएमई लेंडिंग पे एक एमओयू साइन हुआ है, वो कैप्री ग्लोबल था, और यहां पर हम बात कर रहे हैं यू ग्रो कैपिटल की। तो यू ग्रो कैपिटल और एसबीआई के बीच में यू ग्रो और एसबीआई के बीच में एमएसएमई लेंडिंग के लिए साइन हुआ एक अग्रीमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहां पे लिखा है बैंक टू साइन एमओयू विद इंडियन आर्मी फॉर रिटेल मॉर्गेज लोन्स।
तो रिटेल मॉर्गेज लोन्स की बात हो रही है, बट किन के लिए लोन्स की बात हो रही है? आर्मी पर्सनल के लोन्स की बात हो रही होगी यहां पे। तो इसीलिए बैंक ने साइन किया है एमओयू। फिर से किस बैंक की बात होने लगी? अब यहां पे एक्सिस बैंक की बात हो रही है। तो एक्सिस बैंक ने एमओयू साइन किया है इंडियन आर्मी फॉर रिटेल मॉर्गेज लोन्स। तो रिटेल मॉर्गेज लोन्स की बात हो रही है, आर्मी पर्सनल को लोन चाहिए होता है, इसके लिए एमओयू साइन किया गया है आर्मी के साथ। और किसकी बात हो रही है? एक्सिस बैंक के बीच में। तो याद रखिए, इंडियन आर्मी और एक्सिस बैंक के बीच में लोन की बात हो रही है, रिटेल मॉर्गेज लोन की बात हो रही है। बैंक टू लिस्ट $650 मिलियन ग्रीन बॉन्ड्स ऑन इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज की बात हो रही है। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज है ये, और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज है। हम यहां पे जो बात कर रहे हैं वो एसबीआई की कर रहे हैं, लेकिन हम ये बात कर क्या रहे हैं जरा सुनिए। पहले तो समझ लीजिए कि एक इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज है, एक दूसरा है लग्जमबर्ग का स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, दो एक्सचेंजेस की बात हो गई, इनको रखते हैं अगर अब थोड़ा अलग अलग। एसबीआई जो है बैंक जो है लिस्ट कर रहा है, क्या लिस्ट कर रहा है जरा पढ़िए। बैंक टू लिस्ट $650 मिलियन ग्रीन बॉन्ड्स। एसबीआई 650 मिलियन के जो ग्रीन बॉन्ड्स, देखिए वर्थ भी बताया गया है, 650 मिलियन के ग्रीन बॉन्ड जो हैं एसबीआई क्या कर रहा है? इन एक्सचेंजेस पे लिस्ट कर रहा है। अगर कोई म्यूचुअल फंड्स है, अगर कोई म्यूचुअल फंड्स है तो म्यूचुअल फंड्स को परमिशन दिया है सेबी ने कि वो लॉन्च कर सकते हैं सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, म्यूचुअल फंड्स जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। कंडीशन ये रखा गया कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं, वो सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स लॉन्च कर रहे हैं, तो उनका 95% एसेट जो है वो सिल्वर में या फिर सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में ही होना चाहिए। ये याद रखिएगा, सेबी ने परमिशन दिया है म्यूचुअल फंड्स को, तो अप्रूव किया है, लॉन्च किया है सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। किसके लिए? मैंने बता दिया आपको, म्यूचुअल फंड्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अब बैलन डोर की बात हो रही है। बैलन डोर 2021, मेसी की आप फोटो देख पा रहे हैं यहां पे, तो लायनल मेसी आप फटाफट से जोड़ लेंगे। मेंस टाइटल लायनल मेसी, मेंस टाइटल लायनल मेसी। बात किसकी कर रहे हैं हम? किसको दिया जाने की बात कर रहे हैं? बैलन डोर की। वैसे ही विमेंस टाइटल भी अभी आएगा। हम कह रहे हैं बैलन डोर 2021, मेंस टाइटल इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा ही सुपर इंपॉर्टेंट होता है हर जगह पे। तो हम कह रहे हैं मेंस टाइटल लायनल मेसी को मिला, बैलन डोर की ही बात कर रहे हैं। कंट्री अर्जेंटीना के हैं ये, मैंने क्या कहा? कंट्री अर्जेंटीना के हैं। किसकी बात मैं कर रही हूं? लायनल मेसी की। किसके लिए खेलते हैं? तो क्लब जो है वो जो जिसमें ये है पेरिस सेंट जर्मेन। सुनिए दोबारा से, क्लब जो है पेरिस सेंट जर्मेन, ये नाम है लायनल मेसी के क्लब का। अब जब बात करें नीचे आ जाएं तो वुमेन्स टाइटल पे आएंगे। ये आप फिर से एलेक्सिया पुटेलेस की फोटो देख रहे हैं, ठीक है, आप एलेक्सिया पुटेलेस को देख रहे हैं। ये कहां की हैं? ये स्पेन की हैं। ये कहां की हैं? स्पेन की हैं। क्लब जो है इनका बार्सिलोना क्लब है। हर हाल में याद रखिए एलेक्सिया पुटेलेस को और मेसी को भी। अच्छा, अब बैलन डोर जो है इज अवॉर्डेड बाय फ्रांस फुटबॉल। अब ये कह रहे हैं ये मैगजीन है जो बैलन डोर देती है। तो बैलन डोर देने वाली कौन? बैलन डोर देने वाली फ्रांस फुटबॉल मैगजीन। हर हाल में याद रखिए, क्योंकि बैलन डोर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है एग्जाम में। आप जो भी क्वेश्चन देने जाएंगे देखिएगा आएगा कहीं ना कहीं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट की स्कीम्स। क्या आप कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम स्किप कर सकते हो? बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही गवर्नमेंट की स्कीम्स में से आते हैं और हर बार आते हैं, एक भी चीज आप मिस नहीं कर पाओगे। यहां पर लिखा हुआ है फ्री 5 kg राइस और व्हीट पर पर्सन। मिल रहा था ना, ये आपको पता है। तो पर पर्सन या तो राइस या फिर व्हीट मिलेगा 5 किलो, ठीक है। इसको एक्सटेंड किया गया है। तो कह रहे हैं कि अंडर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि अंडर व्हाट, अंडर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इसको बढ़ाया गया है टाइम ड्यूरेशन मार्च 2022 तक, मार्च 2022 तक इसे बढ़ा दिया गया है इसका टाइम ड्यूरेशन। स्कीम फॉर प्राइवेट प्लेयर्स टू रन थीम बेस्ड ट्रेन्स, भारत गौरव। कोई अमीर इंसान है और
भारत गौरव जैसी ट्रेन जो है उसमें वो क्या कर पाएगा, वो थीम बेस्ड ट्रैवल हो पाएगा। आप कोई पार्टी में फंक्शन में जा रहे हैं, आप कोई बस हायर कर लेते हो पूरी की पूरी, तो समझ लीजिए अगर आप और अमीर हैं तो आप ट्रेन जो है वो चलवा पाएंगे, थीम बेस्ड ट्रेन जो है वो चलवा पाएंगे, वो हायर है मतलब आप खरीद नहीं रहे हो। तो स्कीम फॉर प्राइवेट प्लेयर्स, ध्यान से सुनिएगा, रन क्या करना है, थीम बेस्ड ट्रेन जो है ये भारत गौरव के तहत चलाई जाएगी। अब नेक्स्ट जरा देखिए, पीएम ग्राम सड़क योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना एक्सटेंडेड फॉर बिल्डिंग 32,000 किलोमीटर रोड्स एट एन आउटले ऑफ 33,822 करोड़। क्वेश्चन दोबारा ध्यान से, पीएम ग्राम सड़क योजना की बात हो रही है, इसमें 32,000 किलोमीटर की हम कह रहे हैं। पहले ध्यान से इसको देख लीजिएगा, साइज को भी, और क्या बात चल रही है। पीएम ग्राम सड़क योजना एक्सटेंडेड फॉर बिल्डिंग, क्या बनाने की बात हो रही है, रोड्स बनाने की बात हो रही है। क्या साइज रोड का, 32,000 किलोमीटर के आसपास की रोड बनाई जाएगी, ठीक है। हम कह रहे हैं इसके ऊपर खर्चा कितना आएगा, खर्चा आएगा 33,822 करोड़ का खर्चा आएगा। आउटले कितना, 33,822 करोड़ का। पीएम ग्राम सड़क योजना को के तहत ही बात चल रही है रोड बनाने की। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस न्यूज, नेवी गेट्स 4th कलवारी स्कॉर्पियन सबमरीन। तो कलवारी क्लास है, आप जानते हैं कलवारी क्लास है, कलवारी क्लास स्कॉर्पियन है। तो कलवारी स्कॉर्पियन सबमरीन पनडुब्बी होती है, आईएनएस वेला की बात यहां पे हो रही है। देखिए अगर 6 बोल दी किसी ने या 5 बोल दी किसी ने तो आपने कहा वो सारी है नहीं। हम कह रहे हैं कभी कोई बन रही है, कभी कोई कमीशन हो रही है, कभी किसी की न्यूज आ गई कि अब हम ये बनाने वाले हैं, तो आपको जब जब न्यूज में आ रहा है तब तब पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, आपको ध्यान से सुनना है कि नेवी में 4th कलवारी स्कॉर्पियन सबमरीन अब आ गई, इंडक्ट हो गई। आईएनएस वेला की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब आईएनएस वागीर और वागशीर की बात करते हैं, ये 5वां और 6ठे नंबर का है। अभी कौन सी इंडक्ट की है, 4थे नंबर की। ध्यान से, वागीर 5वीं और वागशीर क्या है, 6ठे नंबर की। नेवी इंडक्ट्स इंडियाज फर्स्ट स्टेल्थ मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ प्रोजेक्ट 15B, नाम है इसका आईएनएस विशाखापट्टनम। अच्छा, विशाखापट्टनम जगह का नाम, मोरमुगांव जगह का नाम, सूरत क्या है जगह का नाम, आईएनएस जो है हम उसी के नाम से ही जोड़ करके ये नाम रखे गए। तो आपको कोई ऐसा शॉक्ड नहीं होना है, ऐसा ही नाम है। सुनिए, नेवी ने अब इंडक्ट किया क्या, इंडिया का पहला स्टेल्थ मिसाइल डिस्ट्रॉयर। प्रोजेक्ट कौन से के तहत, प्रोजेक्ट 15B के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में याद रखना है। तो प्रोजेक्ट 15B के तहत पहला स्टेल्थ मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापट्टनम इंडक्ट किया है, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस हो गया, आ गया। अब कह रहे हैं सेकंड कौन सा, आईएनएस मोरमुगांव होगा, आईएनएस इम्फाल होगा 3rd, और 4थे नंबर का आईएनएस सूरत होगा। तो ये इंडक्शन मतलब चल रहा है, इंडक्ट किया जा रहा है, तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आ रहे हैं। अभी पहला हो गया कौन सा, आईएनएस विशाखापट्टनम। ध्यान रखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, फिर से अवार्ड्स और प्राइजेस की बात हम कर रहे हैं, जरा देखिए क्या बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं विनर ऑफ इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2021, इंदिरा गांधी पीस प्राइज। आप सुनते ऐसे ही हो नाम, लेकिन ये है उसका पूरा, आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट में यही बोला जाता है ना, इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको मिला। तो विनर ऑफ इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2021, प्रथम एनजीओ जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। प्रथम एनजीओ जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। इसे दिया गया इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ठीक है। नेक्स्ट, जब हम बढ़े कैश प्राइज पे, तो इसमें कैश प्राइज मिलता है 25 लाख। कैश प्राइज कितना, 25 लाख। नीचे जब आए तो अब ये आप प्रकाश पादुकोण की शक्ल, आप फोटो इनकी देख रहे हैं, इनको क्या दिया गया है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात हो रही है। वर्ल्ड फेडरेशन, थोड़ा बढ़ाइए उसे। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको दिया गया है, हम कह रहे हैं प्रकाश पादुकोण को दिया गया है। तो प्रकाश पादुकोण, मैंने क्या कहा, वर्ल्ड फेडरेशन बैडमिंटन। देखिए वो बैडमिंटन प्लेयर बहुत फेमस वाले थे, वो सब आप जानते हैं, इसीलिए बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रही हूं। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको, प्रकाश पादुकोण को। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा,
अब यहां पे बात हो रही है न्यूज फ्रॉम स्टेट्स। देखिए कैटेगरी ही है जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाती हूं, चाहे वहां पर बैंकिंग न्यूज लिखा हुआ है, चाहे वहां पर अवार्ड्स लिखा हुआ है। आई ट्राई टू कैटेगराइज माय वीडियो, और मैंने कैटेगरी जो लिखी है उसके तहत आपके जो जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते जाइए, क्योंकि क्वेश्चंस तो पक्का आएंगे। कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम में अगर सेक्शन करंट अफेयर्स का है, आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। हर टीचर की तरह मेरा काम है जोर लगा के ये बताना कि मैंने मेहनत करी है, आपको याद करने ही पड़ेंगे, हर हाल में याद करेंगे, एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आप देख लीजिएगा, आप कुछ भी ऐसा नहीं देख रहे हो जो आपका टाइम वेस्ट करेगा। प्लीज, हर बार ये बोलती हूं इसीलिए ताकि आप एक क्वेश्चन छोड़ के ना जाना। तेलंगाना विलेज नोन फॉर इकत सिल्क साड़ीज। इकत सिल्क साड़ीज के लिए एक विलेज है तेलंगाना का जो फेमस है, उसका नाम है पोचमपल्ली। ठीक है, सुनिए ध्यान से दोबारा। पोचमपल्ली तेलंगाना का एक विलेज है जो इकत साड़ी के लिए मशहूर है, और वो इकत साड़ी वाली बात को आगे बढ़ाते हैं। तो तेलंगाना विलेज नोन फॉर इकत सिल्क साड़ीज, वही वहां पर पिक्चर भी लगाई है, चोजन एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, WTO ने, UN के WTO ने इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज जो है वो कहा। हम कह रहे अनाउंस किया। पोचमपल्ली कहां पर है, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप बोलोगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा वो, क्योंकि इसकी बात चल रही थी हाल फिलहाल, इसीलिए। पोचमपल्ली तेलंगाना में इकत साड़ी के लिए फेमस। और मैंने क्या कहा कि UN के WTO ने इसे अनाउंस किया, इसे चूज किया कैसे, बेस्ट टूरिज्म विलेज की तरह। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ 50 इयर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेशन संजय दत्त। अरुणाचल प्रदेश ने अपने बनने के 50 साल कंप्लीट कर लिए, तो हम कह रहे हैं संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। किस चीज का? 50 इयर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश का। अब जब बात कर रहे हैं, ये यूटी बना 1972 में, यूनियन टेरिटरी बना 1972 में, लेकिन आपको बता दूं ये स्टेट बना 20 फरवरी 1987 में। तो 20 फरवरी 1987 ये बना स्टेट अरुणाचल प्रदेश। उससे पहले हम कह रहे हैं क्या था, एक यूनियन टेरिटरी था। कब तक हम बात कर रहे हैं, बिकेम यूनियन टेरिटरी कब बना, 1972 में बना। फिर उसके बाद ये स्टेट बन गया 1987 में। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अब यहां पर क्या क्या बात चल रही है धीरे धीरे पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, बेस्ड ऑन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, मतलब चौथे नंबर का हम कह रहे हैं बेस्ड ऑन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, 15-16 की बात चल रही है। देखिए ये तो आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम 2021 में 15-16 की बात क्यों करने लगे। अब आप ये देखिए ना कि नीति आयोग कुछ पब्लिश कर रहा है और वो उस ईयर को रेफर कर रहा है कि हम इसको अकाउंट में लेकर के, इस ईयर को अकाउंट में लेके कुछ बना रहे हैं और कुछ पब्लिश कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं देश के बारे में। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल हो रही है। बात ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 15-16 के अनुसार नीति आयोग ये करता है क्या, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ला रहा है, पब्लिश कर रहा है। कह रहा है कि लीस्ट पुअर स्टेट, शब्द जरा चुनाव देखिए, लेकिन आप ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वहां पर ऐसे ही लिखा हुआ है। लीस्ट पुअर का मतलब जो गरीबी में सबसे कम की बात हो रही है, तो केरला टॉप पर है। इसका मतलब ठीक ठाक सा स्टेट है, अच्छा स्टेट है, ये बात बताई जा रही है आपको। केरला है, गोवा है और सिक्किम है, ये लीस्ट पुअर है, ये सबसे कम गरीब जो है स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में। जब हम बात करते हैं पुअरेस्ट स्टेट्स की, तो बिहार है, झारखंड है और उत्तर प्रदेश है। याद रखिए, क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद जानते हो। बिहार है, झारखंड है और उत्तर प्रदेश है, ये सबसे गरीब स्टेट्स हैं, यहां पर बात हो रही है। और ये कौन कह रहा है, ये नीति आयोग कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए, इंडिया ज्वाइंस G20, यहां पर हम बात कर रहे हैं ट्रॉयका, ठीक है। अब ये जरा एक बार पढ़िए, प्रीवियस, करंट और इनकमिंग, ऐसा वहां लिखा था तो इसलिए हमने ऐसा ही लिखा है। तो प्रीवियस का मतलब पुराना हो गया, करंट अभी वाला हो गया, और आगे आने वाले को वो इनकमिंग कह रहे हैं, उसकी प्रेसिडेंसी की बात कर रहे हैं। हमने उसको बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे लगा दिया कि इटली में हुआ, अब इंडोनेशिया में, आगे होस्ट करेगा कौन, इंडिया। आगे कौन होस्ट करेगा, इंडिया। प्रीवियस, करंट और इनकमिंग, ध्यान से देखिए, यहां पर लगाते हैं इसको, उसी तरीके से यहां लिखा गया है, ठीक है।
अब जरा बात करते हैं डिटेल में। नीचे लिखा है इंडिया टू अज्यूम G20 प्रेसिडेंसी ऑन 1 दिसंबर 2022। 1 दिसंबर 2022 को इंडिया क्या अज्यूम कर रहा है? इंडिया अज्यूम कर रहा है G20 की प्रेसिडेंसी। G20 की प्रेसिडेंसी जो है इंडिया के पास कब आ रही है? 1 दिसंबर 2022 में। फिर कह रहे हैं G20 समिट जो है 2022 में 17वें नंबर वाला, 17th नंबर वाला बाली इंडोनेशिया। आपने देखा मैंने करंट इंडोनेशिया कहा था, तो अभी की जो बात चल रही है अभी वाला 17वें नंबर का 2022 में, जो अभी नेक्स्ट आने वाला ईयर, इसके अंदर कौन करने वाला है? ये देखिए जो 21 वाला है इटली वाला वो हो गया, ठीक है, इसीलिए मैंने उसको प्रीवियस बता दिया। अब जो 22 में होने वाला है वो बाली इंडोनेशिया में होने वाला है, वो 17वें नंबर का है। अब इसके बाद 23 में भी तो होगा ना, तो अब कह रहे हैं जो G20 समिट 2023 का होगा वो 18वें नंबर का होगा, तो 18th नंबर वाला ये यहां प्रगति मैदान में होगा। प्रगति मैदान न्यू दिल्ली की बात हो रही है और ये फर्स्ट टाइम इंडिया में होने वाला है। सो इंपॉर्टेंट कितना है ये समझिए। G20 की बात हो रही है, मैंने क्या कहा, G20 समिट की बात हो रही है, इंडिया ज्वाइन कर रहा है G20 ट्रॉय का, वो बात हमने पढ़ ली, ये हेडिंग से हमें समझ में आया। इटली में हुआ, इंडोनेशिया में 22 में होगा, 23 में इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया में पहली बार होने वाला है, 18वें नंबर का प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में होगा। हर हाल में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए, अपॉइंटमेंट्स एंड इलेक्शंस। अब बात कर रहे हैं शेख सबा अल खालिद अल सबाह। शेख सबा अल खालिद अल सबाह, ये जो है नए प्रधानमंत्री बन गए हैं कुवैत के नए प्रधानमंत्री। क्या नाम बताया मैंने? शेख सबा अल खालिद अल सबाह। फिर मैंने कहा पेत्र फियाला इज द न्यू पीएम ऑफ चेक रिपब्लिक। तो पेट्र फियाला नए प्रधानमंत्री चेक रिपब्लिक के। फिर बात कर रहे हैं हम बुल्गारिया की। बुल्गारिया में हम कह रहे हैं ये रूमेन राडेव ये दोबारा से प्रेसिडेंट बन गए हैं किसके? बुल्गारिया के। तो बुल्गारिया के नए प्रेसिडेंट रूमेन राडेव, री इलेक्टेड प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग एंड रिलेटेड डेटा। अच्छा, अब हम इतना आगे पहुंच गए, क्या अभी भी हम ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है? नीति आयोग है, कहां कितने आगे पहुंच गए, फिर भी क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले वाला था या दूसरे वाला था। ध्यान से पढ़िए, नीति आयोग की बात हो रही है, गवर्नमेंट की ही बात होने लगी, क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी पूरी। चलिए फिर क्या क्वेश्चन है ये देखिए जरा, नीति आयोग से जुड़ा हुआ। फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फर्स्ट हमने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG अर्बन इंडिया इंडेक्स पहला है, तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ये आप समझ गए। फर्स्ट SDG अर्बन डेवलपमेंट अर्बन इंडिया इंडेक्स है, तो पहला है, सुपर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रैंक इसमें शिमला, सेकंड रैंक कोयंबटूर, थर्ड रैंक इसमें चंडीगढ़। नीति आयोग जो है हम कह रहे हैं पब्लिश कर रहा है किसको? फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, अर्बन इंडिया इंडेक्स को, जिसमें हम वो कह रहे हैं टॉप पे स्टेट जो रख रहे हैं, वो कह रहे हैं जो है टॉप पे सिटीज रख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वो शिमला है, सेकंड कोयंबटूर है, थर्ड क्या है? चंडीगढ़ है। फिर हम बात कर रहे हैं एज पर नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 2019 और 21, 19 से 21, तो सेक्स रेशियो जो उसमें बताया गया है, देखिए जब सेंसस होता है एक्चुअल फिगर तब पता चलता है, लेकिन अब यहां पर इन्होंने कहा है तो वो आपको याद तो रखना ही पड़ेगा कि नीति आयोग ने कहा है कि जो जेंडर रेशो है, सेक्स रेशो जो है वो 1020 फीमेल्स हैं हर 1000 मेल्स पर। तो इनके हिसाब से, नीति आयोग के हिसाब से फीमेल ज्यादा हो गई हैं मेल्स पर। दोबारा पढ़ देती हूं, एज पर नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 5/5/19-21 की बात हो रही है। सेक्स रेशियो बताया है 1020 महिलाएं हर 1000 पुरुषों पर। नीति आयोग की ही बात हो रही थी, दोनों बातें नीति आयोग वाली ही हैं कि उन्होंने इंडेक्स बोला जिसमें शिमला, कोयंबटूर और चंडीगढ़ को इस तरह से सीक्वेंस में रख के टॉप पे रखा, और नीचे विमेन कितनी मेल्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड्री अज़ौले हम कह रहे हैं फ्रांस की री इलेक्टेड डायरेक्टर जनरल यूनेस्को की।
अच्छा, बात यूनेस्को की हो रही है। यूनेस्को में एक डायरेक्टर जनरल होते हैं। यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल पहले ही ऑड्री आजुले थी, ये फ्रांस की हैं। दोबारा से ऑड्री आजुले जो फ्रांस की हैं, यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल दोबारा से बन गई हैं। याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया री इलेक्टेड टू यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर 21-25। यूनेस्को का एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए इंडिया को दोबारा लाया गया, दोबारा चुना गया एग्जीक्यूटिव बोर्ड पे। तो कौन से पीरियड के लिए? 21 से 25 के लिए। ग्रेजुएशन ऑफ नेपाल, बांग्लादेश एंड लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पहले सुनिए, ये कंट्री है। अभी आप मेरे से कमेंट्स में लिख के पूछेंगे ये क्या है, तो जैसे नेपाल कंट्री है, जैसे बांग्लादेश कंट्री है, वैसे ही लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की बात हम कर रहे हैं, एलडीसी जब उनको कह रहे हैं, कि हम कह रहे हैं कि एलडीसी मतलब ये बहुत नीचे वाली कैटेगरी में, डेवलपिंग कंट्रीज की तो देखिए बात चल रही थी, हम कह रहे हैं लेकिन ये बहुत नीचे वाली कैटेगरी में थे, अब ये ऊपर उठ करके डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में मूव कर गए हैं, मतलब इन्होंने भी प्रगति कर ली। तो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ध्यान रखिए। अब ये इस कैटेगरी से उठ करके कौन? नेपाल, बांग्लादेश और लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्रीज का नाम लिखा हुआ है। प्लीज याद रखना कि ये एलडीसी से, ये लोअर डिवीजन क्लर्क नहीं है, ये लीस्ट हम कह रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज लिखा है। हम कह रहे हैं यहां पर ये डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में चले गए हैं, इन्होंने अपना प्रमोशन कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेन रिलेशंस। ट्रेड पॉलिसी फोरम टू बी रिवाइव बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। वो आप वहां पे वो भी देख रहे हैं, फ्लैग भी देख रहे हैं, हैंडशेक देख रहे हैं आप। तो इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड पॉलिसी फोरम को रिवाइव किया। ठीक है। इंडिया फॉर्म्स पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन, पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन विद श्रीलंका। वो ट्रेड पॉलिसी यूएसए के साथ रिवाइवल। फिर हम कह रहे हैं कि जो श्रीलंका है उसके साथ किस चीज का अच्छी बात की है, किस तरह का एसोसिएशन दिखाया है, तो पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन दिखाया है। इंडिया टू लॉन्च लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना है, नई खोज करनी है, तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है। ये मिशन है, ये किसके साथ मिलकर के? जापान के साथ मिलकर के इंडिया ने लॉन्च किया। कौन सा? ल्यूपेक्स, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। हम कह रहे हैं ये वाला मिशन इंडिया ने जापान के साथ मिलकर के लॉन्च किया। तभी तो फॉरेन रिलेशंस, इंडिया के फॉरेन रिलेशंस देखते जाइए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स न्यूज में आप जरा ये कैटेगरी में देखिए क्या क्वेश्चन आए। न्यू परमानेंट सीईओ ऑफ आईसीसी, वर्ड पढ़िए ध्यान से, न्यू परमानेंट सीईओ ऑफ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है। आईसीसी वो है, आप जानते हैं। तो जॉफ एलाडिस ऑस्ट्रेलिया के हैं, नए परमानेंट सीईओ बने हैं। हम कह रहे हैं आईसीसी के का इंडिया फर्स्ट नेशनल अब यहां पर हम बात कर रहे हैं योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की। योग पिक्चर से पता लगाइए, योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। तो योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हेल्ड इन भुवनेश्वर उड़ीसा, दोबारा से भारत का पहला नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हुआ, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। अगला क्वेश्चन, यंगेस्ट बॉलर टू टेक 400 T20